जय हिंद दोस्तों। अपने काम से काम रखना दुनिया का सबसे कड़ा काम है और इस सबसे कड़े काम को आप सबसे पहले कीजिए। यदि आप एक विद्यार्थी हैं और इस सबसे कड़े काम को नहीं करते तो आपको अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति में उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा। दोस्तों, आप अपनी मंजिल पाने के लिए रोज एक कदम बढ़ाते रहिए, सब्र कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रयत्न कीजिए। ये कहा गया है कि तू रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर दरिया तो दरिया समुद्र भी आएगा। तू मायूस होकर हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, तुझे तेरी मंजिल ही मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हायर मैथ्स में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को पढ़ा रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक सीरीज मैं आप लोगों को दे चुका। आज मैं आप लोगों को दूसरी सीरीज दूंगा। दोस्तों, मैंने अपनी पहली सीरीज में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का परिचय दिया था। रियल नंबर्स क्या होते हैं, मेन नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, मैंने अपनी वीडियो में आपको ये बताया था। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस में कुछ आर्गुमेंट निकालने के लिए है, यानी कि कोणांक, कुछ मापांक निकालने के लिए है, यानी कि मॉडुलस निकालने के लिए है, और कुछ मिक्स क्वेश्चन है। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस मैंने टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस उठाए हैं, कुछ क्वेश्चन एनडीए के और कुछ एयरफोर्स के उठाए हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को पोलर फॉर्म पढ़ाना चाहता हूँ। पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, पोलर फॉर्म पढ़ने से पहले आप देखिए पोलर सिस्टम क्या होता है। चलिए पोलर सिस्टम समझ लीजिए क्या है। दोस्तों, आप लोगों ने एक सिस्टम देखा होगा जिसे हम हिंदी में काटते तल एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाला बोल देते हैं, कार्टेशियन सिस्टम होता है ये। इसमें किसी पॉइंट की पोजीशन को हम एक्स वाई से प्रेजेंट करते हैं। एक्स क्या होता है, एक्स है आपका एक्स अक्ष पर मेजर करी गई डिस्टेंस, यानी कि वाई द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स इज सेड टू बी एक्स, और एब्सिसा या भुज। दोस्तों, वाई एक्स से दूरी को ही हम एब्सिसा या भुज बोलते हैं, यानी कि ये वाला एक्स हो गया। और दोस्तों, जो डिस्टेंस आपकी एक्स अक्ष से मेजर करी जाती है वाई एक्स के अलोंग, वो होती है आपकी वाई, यानी कि कोटि। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा हमने इस प्रेजेंटेशन में, यानी कि इस कार्टेशियन सिस्टम में किसी पॉइंट की पोजीशन को एक्स वाई से प्रेजेंट किया है। पोलर सिस्टम में क्या होता है, पोलर सिस्टम में दोस्तों एक्स अक्ष वाई अक्ष नहीं होते। एक्स अक्ष की तरह एक इनिशियल लाइन होती है, इसे हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। दोस्तों, यदि एक लाइन में ड्रॉ कर दूं, ये लाइन इस इनिशियल लाइन से कुछ तो एंगल बनाते हुए इस एंगल को बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल। वेक्टोरियल एंगल। दोस्तों, ये वेक्टोरियल एंगल है और ये जो लाइन है रिवॉल्विंग लाइन कहलाती है। रिवॉल्विंग लाइन, रिवॉल्विंग लाइन। अब दोस्तों, इस रिवॉल्विंग लाइन पर आप कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए। हमने सपोज करो यहाँ एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है आपकी आर और ये एंगल थीटा है, तो ये पॉइंट कहलाएगा आर कोमा थीटा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, पोलर सिस्टम वो है जिसमें किसी पॉइंट के प्रेजेंटेशन के लिए हम आर और थीटा से प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, देखना, यदि मैं इसको 360 से मूव करा दूं, एक चक्कर पूरा घुमा दूं, तो हम जानते हैं एंगल 2 पाई से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये पॉइंट कहलाएगा आपका पी आर कोमा थीटा प्लस 2 पाई। तो आप देख रहे हैं पॉइंट एक ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन के दो तरीके हो गए। यदि मैं एक चक्कर घुमा दूंगा 3 तरीके हो जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट को प्रेजेंट करने के अनंत तरीके हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज वी कैन प्रेजेंट दिस पॉइंट। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि कार्टेशियन सिस्टम में तो हम किसी पॉइंट को एक यूनिक मेथड से प्रेजेंट करते थे, लेकिन पोलर सिस्टम में हम एक ही पॉइंट को विभिन्न तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आप बढ़ जाते हैं, ये देखते हैं कि पोलर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में क्या संबंध है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपने देखा कि सपोज कीजिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। दोस्तों, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष में कोई पॉइंट ले लिया एक्स कोमा वाई, हम जानते हैं ये पॉइंट यदि यहाँ पर है, ये डिस्टेंस कहलाएगी दोस्तों वाई, ये वाली डिस्टेंस कहलाएगी एक्स। चलिए ठीक है, लेकिन यदि मैं इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, मैं जानता हूँ इस लाइन को मिलाऊंगा, ये लाइन रिवॉल्विंग लाइन कहलाएगी और इसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कुछ तो होगी, हमने आर ले ली और ये एंगल भी आपका थीटा होने वाला है। दोस्तों, यदि राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा पुट लगा दूं, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, यानी कि वाई ओवर आर। तो दोस्तों, वाई की वैल्यू मिली आपकी आर साइन थीटा। यदि मैं कोस थीटा की वैल्यू लगाऊंगा, कोस थीटा होती है आपकी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि एक्स ओवर आर, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी आर कोस थीटा। दोस्तों, आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा और एक्स की वैल्यू होती है आर कोस थीटा। चलिए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आई वाई। यदि मैं x के प्लेस में वैल्यू पुट कर दूं ये वाली, ये आएगा आपका r cos थीटा
प्लस आई, वाई के प्लेस पे रख दो दोस्तों आर साइन थीटा, इसे ही हम पोलर फॉर्म बोलते हैं। आर बाहर ले लिया तो ये मिलेगा आपको कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दोस्तों ये x प्लस आई वाई का ही एक रूप है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं। दोस्तों ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका यदि मार के मल्टीप्लाई लगा दूंगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। देखिए इसमें दो शब्द हैं, एक तो है दोस्तों r, एक है थीटा। r होता है दोस्तों मॉडुलस ऑफ z, r होता है मॉडुलस ऑफ z यानी कि z का मापांक बोलते हैं हमसे, और थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि कोणांक ऑफ z। ये मापांक है और ये कोणांक है। देखिए निकलेगा कैसे दोस्तों, r की वैल्यू निकालिए। देखिए यदि मैं इन दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूं दोस्तों आप लोगों को। आप देख रहे हैं कि x का मान आया है r कोस थीटा और y का मान आया था r साइन थीटा। यदि मैं दोनों साइड का स्क्वायर का ऐड कर दूं दोस्तों, ये मुझे मिलेगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यदि मैं यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये मुझे मिलने वाला है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये वैल्यू मिली r स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r का मान आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों इसका मतलब है किसी भी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मापांक होगा वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या था, यदि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को दोबारा लिखूं एक्स प्लस आई वाई तो एक्स आपका रियल पोर्शन ऑफ जेड है। दोस्तों रियल पोर्शन ऑफ जेड या जी इज एक्स एंड इमेजिनरी पोर्शन ऑफ जी इज इक्वल टू वाई। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई जेड का स्क्वायर। दोस्तों आर्गुमेंट निकालने के लिए देखिए, आर्गुमेंट का थीटा कैसे निकालेंगे हम, देखिए थीटा कैसे निकालेंगे। यदि मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं दोस्तों, यदि मैं इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दूं, आप देख रहे हैं यदि मैं लिखता हूं कि r sin थीटा ओवर r cos थीटा इज इक्वल टू y ओवर x, r से r कैंसिल तो आ गया tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x। थीटा की वैल्यू दोस्तों आएगी tan इनवर्स y ओवर x। इसका मतलब ये है कि जब भी आप थीटा निकालना चाहेंगे तो आप इस फॉर्मूले में मान भरेंगे tan इनवर्स y ओवर x। दोस्तों इसकी कुछ निश्चितताएं हैं। y क्या है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स और x आपका रियल पार्ट। दोस्तों थीटा निकल जाएगा, tan इनवर्स y ओवर x होगा। अच्छा अब आप एक बात सोचिए, यदि हम इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं निकालना चाहता हूं अंडर रूट 3 प्लस आई का आर्गुमेंट और एक निकालना चाहता हूँ माइनस अंडर रूट 3 माइनस आई आर्गुमेंट। दोस्तों इनमें ये चीजें फेल होती हैं, फेल नहीं होती, हमें पता नहीं होता। देखिए कैसे करेंगे हम, मैं आपको ये चीज बताने देना चाहता हूँ। इसकी कुछ निश्चितताएं हैं, आप निश्चितताएं समझिए। दोस्तों देखिए करने का तरीका, पहले सबसे पहले मैं इस वाले नंबर का आपको अंडर रूट 3 प्लस आई के लिए थीटा निकालना चाहता हूँ। आप अगर यहाँ देखेंगे x का मान है अंडर रूट 3 है और y का मान है 1 है। यदि मैं तुलना करता हूँ, कंपेयर करता हूँ x प्लस आई वाई से, तो रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट आपका ये है। तो दोस्तों थीटा का जो मान होगा tan इनवर्स y अपॉन x होगा, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 3। मैं जानता हूँ ये वैल्यू 30 डिग्री की होती है, यानी पाई अपॉन 6 की। तो दोस्तों इस वाले नंबर का जो आर्गुमेंट है वो पाई अपॉन 6 है। बात करते हैं इस वाले नंबर के आर्गुमेंट की। दोस्तों यदि मैं कंपेयर करूंगा x की वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस का अंडर रूट 3 और y की वैल्यू मुझे मिलेगी -1। चलिए दोस्तों थीटा निकाल लेते हैं। ये आ गया tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1 अपॉन x, x का मान माइनस का अंडर रूट 3 है। दोस्तों माइनस से माइनस हमने फिनिश कर दिया, ये आएगा आपका tan इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 3। अब आप सोचिए यार ये भी 1 अपॉन अंडर रूट 3 था और ये भी 1 अपॉन अंडर रूट 3 है। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो बच्चे क्या करते हैं पाई अपॉन 6 ही आंसर लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यस ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कारण क्या है, देखिए सबसे पहले जब भी आप ऐसी दुविधा में पड़े तो आप ये देखेंगे दोस्तों कि ये जो नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। जो हमने अब तक पढ़ा है अपना बेसिक्स, उसी के माध्यम से हम देखेंगे। यदि हम पहले नंबर की बात कर रहे हैं, ये प्लस का ये प्लस का, यानी कि प्लस 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 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि 0 से 90 के बीच में आंसर आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आया था पाई अपॉन 6, यानी कि इसका जवाब तो पाई अपॉन 6 ही है दोस्तों, पाई अपॉन 6। चलिए ठीक है, लेकिन अगर मैं इस नंबर की बात करूंगा तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये नंबर माइनस माइनस का, यानी कि माइनस और माइनस, माइनस माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में। इसका मतलब यह है कि आर्गुमेंट जो आने वाला है थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है। दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो आप एक बात और याद रखेंगे कि जब भी एग्जामिनर आपसे आर्गुमेंट निकलवाएगा तो आर्गुमेंट निकालने के लिए आप फंडामेंटल आर्गुमेंट देंगे।
दोस्तों फंडामेंटल आर्गुमेंट का क्या मतलब है, जैसे आप मुख्य गुणांक कह देते हैं, प्रिंसिपल गुणांक भी बोल देते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। दोस्तों देखिए ये हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में ही होता है, ना तो कभी पाई से अधिक होगा और ना ही कभी माइनस पाई से कम होगा। तो दोस्तों यदि मैं इसे इस तरीके से मूव करा दूं तो 180 यहाँ से यहाँ तक हो गया और थोड़ा सा आगे चला जाऊंगा तो 180 से बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब इधर से आना सही नहीं है, क्योंकि हमारा ये वायलेशन हो रहा है इस वाली कंडीशन का। तो मैं पीछे से निकल कर आऊंगा इस तरीके से। आप याद रखेंगे एंगल जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, और जब एंगल क्लॉकवाइज मेजर किए जाते हैं तो नेगेटिव होते हैं। दोस्तों आप सोचिए कि ये वैल्यू किसकी थी, मैंने देखा था ये वैल्यू माइनस ये 30 डिग्री की थी, तो मैं 30 डिग्री का एंगल बनाऊंगा कि ये है 30 डिग्री। दोस्तों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला 30 है। देखिए ये चेंजिंग लाइन है, त्रिकोणमिति में आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये चेंजिंग लाइन क्यों है। आप यहाँ 30 डिग्री देखिए, 30 डिग्री है दोस्तों, ये 30 डिग्री है, तो सोचिए इधर से आने पे एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 और ये 60 है, तो ये पूरा एंगल दोस्तों 150 डिग्री है। 150 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 5 पाई ओवर 3 बोलते हैं, सॉरी 6 बोलते हैं। लेकिन चूंकि हम चले हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में माइनस करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर जो आर्गुमेंट आने वाला है थीटा इज इक्वल टू माइनस का 5 पाई ओवर 6 आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में जरूर आई होगी। यदि नहीं आई दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, हम इन्हें करते हैं, हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन सही लिखे हुए हैं और हम इन्हें इस तरीके से निकाल सकते हैं, आर्गुमेंट और मॉडुलस। चलिए दोस्तों हम अपने शुरू करते हैं कि ये पोर्शन इसका उपयोग क्या है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बने हैं और किस किस माध्यम के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है 1 प्लस आई। दोस्तों मैंने लिखा है फाइंड द आर्गुमेंट्स, यानी कि आर्गुमेंट्स ही हमें निकाल ले हैं। 1 प्लस आई है, आप देखिए x का मान तो यहाँ 1 है और y का मान भी यहाँ 1 है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं प्लस प्लस इसका वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। देखिए ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का माइनस पाई/4 तो होता ही नहीं, आंसर ये तो आपका कट गया। ये सेकंड क्वाड्रेंट का ये भी नहीं आने का, और एक एक है तो जाहिर सी बात है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 आने वाला है, 1/1 यानी कि tan इनवर्स 1। दोस्तों tan इनवर्स 1 होता है पाई/4, तो इसका मतलब जवाब मेरा फर्स्ट करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पर मैं एक क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से लूंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 माइनस अंडर आई। दोस्तों i माइनस 1 प्लस अंडर आई का हम अपनी तरफ से निकाल के दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो आप देख रहे हैं x का मान यहाँ 1 है और y का मान -1 है। यदि मैं थीटा निकालता हूँ ये आएगा tan इनवर्स y/x यानी कि tan इनवर्स -1। अब बच्चे कहते हैं tan इनवर्स मान 2 नंबर में होता है, किस किस में, एक तो जब थीटा आपका 3 पाई/4 जब भी ये आपका -1 होता है, एक थीटा आपका कब जब माइनस का पाई/4 हो। दोस्तों जिन बच्चों की ये चीज समझ में नहीं आती, मैं ट्रिग्नोमेट्री जिस दिन पढ़ाना शुरू करूंगा वो आपके वहां समझ में आ जाएगा ये क्या होता है, मान कैसे निकलते हैं। चलिए दोस्तों tan इनवर्स -1 देख लेते हैं। tan इनवर्स -1 अब यहाँ कैसे पता लगेगा कौन से क्वाड्रेंट में है। आप ये देखिए पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव होता है दोस्तों, आप जानते हैं ये क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो नंबर है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका मतलब ये है कि जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो मैं यहीं ही आपको आर्गुमेंट का जवाब दूंगा। अब आप सोचिए एक किसका मान होता है, माइनस चिन्ह भूल जाइए, एक होता है 45 डिग्री का, तो आप 45 डिग्री एंगल यहाँ बना देंगे इस तरीके से। अब 45 का मतलब है कि हम नीचे चले हैं तो माइनस का पाई/4 आएगा, तो उसका कोणांक दोस्तों माइनस का पाई/4 होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये और ले लेते हैं -1 प्लस अंडर आई, सॉरी आई। हम इसका कैसे निकालने वाले हैं इस चीज को समझिए जरा आप। दोस्तों कोणांक बेहद ज्यादा खास है, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए -1 प्लस आई को हम कैसे निकाल सकते हैं। आप अगर यहाँ देख रहे हैं x का मान -1 है और y का मान यहाँ 1 है, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो थीटा आपका दोस्तों tan इनवर्स y/x आने वाला है, y/x ये आएगा tan इनवर्स, y का मान 1 है उसका मान -1 है, तो ये मिला आपको tan इनवर्स -1। और tan में -1 किसका मान होता है, तो बात अभी आई है। बात एक थी कि हम जानते हैं तो 3 पाई/4 का मान होता है, माइनस पाई/4 का मान भी होता है -1। लगाएंगे कौन सा, तो हम दोस्तों ये देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। आप सोचिए ये नंबर है एक माइनस का एक प्लस का, और माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, माइनस प्लस होता है दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट में। दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है। चलिए ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाएंगे यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पर ये वाला आने वाला है। दोस्तों जब यहाँ पर ये वाला आने वाला है तो आप सोचिए ये
नंबर एक 45 का आता है तो मैं 45 का एंगल बनाते हुए किरण खींचूंगा 45 इस तरफ से दोस्तों, क्योंकि ये चेंजेस लाइन है, चेंज कर देगी, ये चेंज नहीं करती। तो हम देखेंगे ये वाला एंगल कितना हुआ। आप देखिए 90 यहाँ से यहाँ तक 45 आ गया तो 135 हो गया। 135 का मतलब 3π/4। तो दोस्तों इसका जवाब आया 3π/4। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में जरूर आ रही होगी। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था -π/4। दोस्तों एक बात और मैं आपसे क्लियर कर दूं, ये जो 7π/4 लिखा हुआ है, 7π/4 भी वैल्यू आपकी ये घूम चक्कर लेकर नहीं आती है। देखिए 1π यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया दोस्तों आपका 3π/2। यदि π/4 ऐड कर दूं तो ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 7π/4 ही होता है। तब ये 7, लेकिन ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हमने यही मार्क क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आप आर्गुमेंट निकालेंगे तो आप एक बात याद रखेंगे कि थीटा का मान कभी भी -π से छोटा नहीं होता और थीटा से पाई से बड़ा नहीं होता। ये वैल्यू पाई से बहुत ही बड़ी है, इसलिए मैं इस चीज को नहीं लगा सकता, इसलिए आंसर लगाया मैंने -π/4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में जरूर आई होगी। देखिए ये नंबर है -1 -i, ये भी हमने देखा था। ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है दोस्तों? -1 -i। -1 -i का मतलब ये है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर मैं एक एक निकालता हूँ तो ये 1 आएगा, यानी कि 45 की वैल्यू होगी। 45 का मतलब ये है कि लाइन यहाँ पर कुछ इस तरीके जाएगी 45 एंगल बनाते हुए। तो इसके दो जवाब होंगे, एक तो 225 कह दो, यानी कि 225 का मतलब 5π/4 कह दो, और एक हम इधर से भी कह सकते हैं -3π/4। तो दोस्तों दोनों ही जवाब इसके ठीक है, लेकिन मैं इसे नहीं लगाऊंगा क्योंकि 180 से बड़ा हो गया। अभी हमने देखा था इसकी कंडीशन होती है कि 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो हम लगाएंगे -3π/4। तो इसका जवाब था आपका दोस्तों सेकंड पार्ट इसका करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में जरूर आएगी। दोस्तों चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इसी सीरीज में थोड़ा सा आगे चलते हैं कि पोलर फॉर्म जो होती है cos थीटा + i sin थीटा। आपने देखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम लिखते हैं x + iy, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं r cos थीटा + i sin थीटा। दोस्तों एक मैथमेटिशियन हुए लियोनार्ड आयलर, कुछ बच्चे लियोनार्ड यूलर भी बोल देते हैं, आप जो बोलते हैं उसे देख लेना दोस्तों। इसे ही उन्होंने लिख दिया r e⁻i थीटा। दोस्तों यदि आप cos थीटा का एक्सपेंशन खोलेंगे, sin थीटा का एक्सपेंशन खोलेंगे, जब मैं आप लोगों को कैलकुलस पढ़ाऊंगा या अलजेब्रा पढ़ाऊंगा वहाँ इसके एक्सपेंशन खोल के दिखाऊंगा, इस चीज को वहाँ प्रूफ भी कर देंगे दोस्तों। तो आप याद रखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं। तो मैं अपनी सुविधा के लिए इस रूप में लिखना चाहूंगा कि g = r e⁻i थीटा। दोस्तों अब एक बात और समझिए आप, यदि भाई हम जानते हैं ये r × cos थीटा + i sin थीटा है, ठीक है। यदि मैं दोनों को ही लिखता हूँ तो e⁻i थीटा का मान क्या मिला मुझे? cos थीटा + i sin थीटा मिला। दोस्तों यदि इनकी दोनों के पावर में n कर दूं तो ये मिलेगा e⁻ni थीटा = जब ये e⁻ni थीटा है तो ये मुझे मिलेगा cos थीटा + i sin थीटा की पावर n। अब दोस्तों सोचिए अगर मैं आयलर थ्योरम के हिसाब से देखता हूँ कि पावर यहाँ थीटा के प्लेस पे n थीटा आ गया, यानी कि यहाँ पे थीटा के प्लेस पे n थीटा आ जाएगा, तो ये मुझे मिलेगा cos n थीटा + i sin n थीटा बराबर cos थीटा + i sin थीटा की पावर n। तो दोस्तों ये सबसे पहले जो दी थी ये डिमाइवर नाम के मैथमेटिशियन ने दी थी, डिमाइवर्स थ्योरम बोलते हैं दोस्तों इसे हम। तो आप याद रखेंगे कि जब भी cos थीटा + i sin थीटा का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें पावर हम अंदर ले आएंगे, तो वो cos n थीटा + i sin n थीटा बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों इन चीजों को आप राइट डाउन कीजिए। मैं फंडामेंटल वाला क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन इसी के माध्यम से मैं कराना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए जरा आपके, मैं उम्मीद करता हूँ डिमाइवर थ्योरम भी समझ में आई होगी और ये कंडीशन भी समझ में जरूर आई होगी। दोस्तों अब आप इस पर आ जाइए। यदि मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लूँ, तो g1 ले लिया r1 e⁻i थीटा 1, एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर लिया g2 r2 e⁻i थीटा 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में जरूर आई होगी। यदि मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, सबसे पहले मल्टीप्लाई देखते हैं दोस्तों इनकी। यदि दोस्तों मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा g1 × g2 = r1 e⁻i थीटा 1 × r2 e⁻i थीटा 2। तो ये मुझे मिलने वाला है r1 r2 e⁻i थीटा 1 + थीटा 2। तो दोस्तों ये g1 × g2 है, यानी कि आप समझ जाएंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, यदि मैं उनका मॉडुलस निकालता हूँ तो अलग अलग मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और यदि मैं आर्गुमेंट निकालता हूँ दोस्तों g1 × g2 का, तो मिलेगा मुझे थीटा 1 + थीटा 2। तो दोस्तों में सुविधा हो सकती है
कि यदि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपको उन दोनों की मल्टीप्लाई लगाकर आर्गुमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग आर्गुमेंट निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए। यदि यही चीज आपकी डिवाइड में हो जाए G1 ओवर G2, तो दोस्तों ये होगा आपका θ1 माइनस θ2। आप जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड का वो निकालेंगे आर्गुमेंट, तो आप समझ जाएं, आप दोनों का आर्गुमेंट निकालिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोस्तों कैसे करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 4 से आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे निगाह मार लेते हैं हम क्या है। दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक बेहद ज़्यादा खास है, आप इसे पढ़ते रहिए, ये एग्जाम्स में जरूर आता है, चाहे टीजीटी का पेपर हो, पीजीटी का पेपर हो, एनडीए का पेपर हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ये जरूर मिलेगा दोस्तों। जी की वैल्यू है दोस्तों √3 प्लस आई बटे √3 माइनस आई। देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक्चुअल में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ऊपर और एक नीचे। इन्होंने पूछा फाइंड द फंडामेंटल एम्पलीट्यूड, यानी कि आर्गुमेंट ही आपसे निकलवाना चाहता है। मैंने इसे Z1 और Z2 कंसिडर कर लिया। दोस्तों देखिए आर्गुमेंट ऑफ Z1 निकाल लेते हैं पहले हम। इसे θ1 मान लिया तो क्या होगा tan इनवर्स y का मान 1 है और x का मान √3 है। तो दोस्तों tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू होती है आपकी 3rd डिग्री, यानी कि π/6। यदि मैं आर्गुमेंट निकालता हूँ θ2 किसका, G2 का, तो दोस्तों ये मुझे मिलेगा tan इनवर्स -1/√3, यानी कि दोस्तों ये मिला माइनस का π/6, क्योंकि प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है माइनस का π/6। तो दोस्तों अब मुझे निकालना है कि भाग का एम्पलीट्यूड, इसलिए यानी कि आर्गुमेंट ऑफ G इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2। θ1 की वैल्यू है दोस्तों π/6 माइनस θ2 की वैल्यू है माइनस π/6, तो ये वैल्यू मिलेगी आपकी π/6 प्लस π/6, यानी कि π/3। तो दोस्तों आप जानते होंगे कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में जरूर आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5वां, कि 5वां क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों आपका x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आई। दोस्तों ये क्वेश्चन पीजीटी के एग्जाम में आया था। 1 प्लस 2i 1 प्लस 3i 2016 की बात है दोस्तों। ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है x² प्लस y² की, x² प्लस y²। ये दोस्तों पीजीटी का क्वेश्चन है, तो हमने पीजीटी के पेपर से उठाया है। दोस्तों जरा ध्यान दे दिए, देखिए सबसे पहले यदि मैंने कंजुगेट लिख दो दोस्तों, कंजुगेट क्या होता है भाई, x माइनस आई वाई, तो इधर भी कंजुगेट लिखना पड़ेगा, 1 माइनस आई 1 माइनस 2i 1 माइनस 3i। यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई। और दोस्तों इसी तरीके से हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ देखूंगा ये 1 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर, और यदि मैं इनकी करता हूं तो ये मुझे मिलने वाला है 1 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, ये आया आपका x² माइनस i² y² इज इक्वल टू, दोस्तों ये -1 होता है, 1 और -1 यानी +1, तो ये 2 हो गया। आप जानते हैं माइनस का 4 मिलेगा और माइनस आ जाएगा प्लस, तो 4 और 1 5 आएगा। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आएगा आपका 9 और 1 10। तो दोस्तों ये मिला मुझे x² प्लस y² का मान 2 × 5 × 10, यानी कि 10 × 5 = 50 दूनी 100। तो दोस्तों वैल्यू भी x² प्लस y² की हुई थी, आंसर आपका सी करेक्ट था। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में जरूर आई होगी। दोस्तों एक बात और समझिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज्यादा खास है, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन क्या है। दोस्तों x प्लस 1/x का मान दे रखा है 2 cos थीटा। देखिए जब पावर n है तो आप समझ जाइए n पावर ही आने वाली है, तो यानी कि 2 cos n थीटा इसका आंसर आएगा। आंसर इसका ये करेक्ट है। यदि माइनस पूछता है तो आप साइन वाला हिस्सा लगा देंगे और प्लस पूछता है कोस वाला लगा देंगे। यदि पावर 3 है तो 3 ही लगा दीजिए, 4 पावर है तो आप 4 ही लगा दीजिए। कारण समझिए क्या है दोस्तों, यदि मैं x का मान cos थीटा प्लस i sin थीटा लेता हूँ और 1/x का मान क्या लूंगा, फिर ये लूंगा दोस्तों 1/cos थीटा प्लस i sin थीटा, और ऊपर ले जाऊंगा तो ये मुझे मिलने वाला है cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर -1। यदि माइनस इन बाहर ले लो तो मुझे ये मिलेगा cos थीटा माइनस i sin थीटा। दोस्तों ये 1/x है, यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये मुझे मिला x प्लस 1/x का मान i sin थीटा, i sin थीटा कैंसिल हो गया, cos 2 cos थीटा मिल गया दोस्तों। देखिए x प्लस 1/x 2 cos थीटा ही था। पावर n के लिए पूछा है, यदि मैं पावर n लेता हूं दोस्तों, यानी कि x की पावर n लेता हूं
आप जानते हैं पावर यहाँ लगाऊंगा तो पावर बाहर आ जाएगी, तो वो मिलेगा कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। दोस्तों मैंने क्या करा है, यहाँ पे पावर एन लगाया है, यहाँ भी पावर एन लगाया, और डिमाइवर थ्योरम कहते हैं कि अंदर आ जाएगा, तो मैंने अंदर निकाल लिया। इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों अंदर आ जाएगा तो माइनस वाला आएगा, और दोनों को जोड़ूंगा तो कोस एन थीटा और कोस एन थीटा क्या मिलेगा आपको, 2 कोस एन थीटा मिलेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। देखिए ये क्वेश्चन है कि a1 प्लस IB1 ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर के ही बराबर। तो वैल्यू पूछिए पहली संख्या का आर्गुमेंट प्लस दूसरी संख्या का आर्गुमेंट प्लस तीसरी संख्या का आर्गुमेंट, क्या वाई वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कि यदि अलग अलग संख्याओं के आर्गुमेंट दिए गए हैं तो उनके प्रोडक्ट का आर्गुमेंट अलग अलग प्रोडक्ट के आर्गुमेंट के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। दोस्तों योग है तो इसका मतलब इसी का आर्गुमेंट के बराबर आने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही था, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, ये एक क्वेश्चन लिख के उसका एक ही ऑप्शन लिख दिया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके जरूर समझ में आया होगा। आप इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं आपकी अपनी बुक से उठाइए, मैं भी आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चंस आप लोगों को शायद इस वीडियो के PDF में आपको मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार हमारे टेलीग्राम के लिंक पर जाइए, वहाँ उसे ऑन कीजिए और देखिए आप लोगों को इसके PDF के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इससे संबंधित टॉपिक के। धन्यवाद दोस्तों।